नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 5 और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए ताजा तरीन आवाज समाचार, जहां ढेर सारी अपडेटेड और ताजा खबरें आपके लिए हैं। तो अगले आधे घंटे के लिए तैयार हो जाइए। ताजा और अपडेटेड खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइन। हाई जोश के साथ बाजार में हफ्ते का समापन। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी चढ़े। ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। नम आंखों से कर्नल और मेजर को आखिरी विदाई। अंतिम विदाई के लिए उमड़ा जन सैलाब। इधर अनंतनाग में ऑपरेशन जारी। रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन का भी इस्तेमाल। अनंतनाग के शहीदों की शहादत पर सियासत भी गरमाई। चिदंबरम ने लिखा, मोदी सरकार ने नहीं दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के नाम पर विपक्षी गठबंधन को घेरा। इंडिया बनाम बैंकरों का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने बहिष्कार को बताया आपातकाल जैसा एक्शन। तो चैनलों की संस्था एनबीडीए ने भी की निंदा। कहा, विपक्ष फौरन वापस ले फैसला। हरियाणा के नूह मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस एमएलए गिरफ्तार। दंगाइयों के संपर्क में होने का दावा। कल तक मोबाइल और इंटरनेट भी सस्पेंड। धारा 144 लागू। मर्सिडीज बेंज की EQE 500 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। कीमत 1,39,00,000। फुल चार्ज में 550 किलोमीटर का सफर। और एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत। भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। 78 रन पर बांग्लादेश के 4 विकेट आउट। सबसे पहले बात करेंगे अनंतनाग के शहीदों की। कल अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का आज मोहाली के पास उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज चंडीगढ़ पहुंचने पर पंजाब सरकार के मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पुश्तैनी गांव मल्लनपुर गरीबदार ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग भी इकट्ठा हुए। यहां नम आंखों से कर्नल मनप्रीत को अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कर्नल मनप्रीत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इधर पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौचक को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। भारत माता के जयकारों के बीच उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया गया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन पर फूलों की बारिश की। मेजर के पैतृक गांव बिछोल के शमशान घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी ज्योति और बेटी वामिका समेत परिवार के लोगों ने उन्हें सैल्यूट करके अंतिम विदाई दी। मेजर आशीष के पिता लालचंद और चचेरे भाई मेजर विकास ने उन्हें मुखाग्नि दी। अनंतनाग के कोकेरनाग में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ऑपरेशन आज और उन्होंने तेज कर दिया है। यहां 3 दिन से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अफसर शहीद हुए थे, जो हमने आपको बताया। वहीं इस मुठभेड़ में घायल हुए एक और जवान की भी आज मौत हो गई। आज सुरक्षा बलों ने पूरे जंगली इलाके को घेर रखा है और जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, वहां सेना आईडी और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्हें ट्रैक करने के लिए हेरॉन ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। सेना के बड़े अधिकारी खुद मौके पर हैं। यहां कम से कम 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। कोकेरनाग में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने यह ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप भी देखिए। कोकरनाग अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग हो रही है। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगातार धुआं उठ रहा है। अभी यहाँ पे पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं स्पॉट पे। ऐसा लगता है कि शायद आखिरी मराहिल में है ये इस वक्त ये ऑपरेशन, लेकिन यह समझा जा रहा है कि इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं मिलिटेंट हाइडआउट है जिसको तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। लगातार इस पे रॉकेट्स दागे गए, लगातार इस पे जो है ग्रेनेड्स दागे गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, वो ऊपर से घुमाए जा रहे हैं और उसके जरिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। उस क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर के जरिए ही टारगेट फिक्स किया जाता है जब वो ऊपर से घुमाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे फायरिंग की जाती है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर ही कोई हाइड आउट है जिसको तबाह किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पुलिस ने बताया था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया, क्या यही वो स्पॉट है? क्या अंदर कोई ऐसी टनल है या ऐसा कोई बड़ा पत्थर है जिसके नीचे मिलिटेंट छुपे हैं या जिसके नीचे उन्होंने हाइड आउट बनाया था? तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंचा है। रिसेंट टाइम्स में पहली बार साउथ कश्मीर में इतना बड़ा कोई ऑपरेशन देखने को मिला।
तो अनंतनाग में सेना और पुलिस के 3 अफसरों की शहादत को लेकर इधर विपक्ष और सरकार के बीच भी तू मैं शुरू हो गई है। कल विपक्ष ने बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के दावों पर सवाल उठाए थे। पीए चिदम्बरम ने शहीदों को श्रद्धांजलि न देने पर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। आज बीजेपी ने विपक्ष पर शहादत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब शहीदों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकता, तब तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट समेत कोई और खेल नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। और ये मुझे लगता है देश की भावनाएं, जो आम जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप ही है। इधर विपक्षी गठबंधन इंडिया के 14 टीवी एंकरों के शो में अपने नेताओं को ना भेजने के फैसले ने भी राजनीति गरमा दी है। इंडिया गठबंधन ने 10 चैनलों के 14 एंकरों का बायकॉट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की एक लिस्ट भी जारी की है। इसे लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला किया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के इस फैसले की निंदा की है। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन की घटिया मानसिकता बताया है। साथ ही विपक्ष पर इमरजेंसी लगाकर मीडिया को कुचलने का आरोप लगाया है। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बकायदा नाम लिखकर जारी किया है, ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं कल विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन नफरत भरे नैरेटिव को मंजूरी में नहीं दे सकता। ये नैरेटिव समाज को कमजोर कर रहा है। समाज में नफरत हिंसा का भी रूप लेता है। विपक्षी गठबंधन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं न्यूज चैनलों और डिजिटल का संगठन यानी एनबीडीए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ने इस पर चिंता जताई है। एनबीडीए ने अपने बयान में इसे खतरनाक मिसाल बताया। एनबीडीए ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उन्होंने लिखा है कि यह असहिष्णुता का संकेत है और प्रेस की स्वतंत्रता को इससे खतरा है। एनबीडीए ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन खुद को बहुलता और स्वतंत्र प्रेस का हिमायती बताता है, लेकिन उसका यह फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर चोट करता है। अब बात करेंगे नूंह की, जहां हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 16 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। जुमे की नमाज भी घर पर ही अदा करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही नूंह होडल चौक पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बता दें कि मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अशांति की आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश रहा। इसी जोश के कारण निफ्टी और इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 320 पॉइंट चढ़ा और 67,839 पर बंद हुआ है, तो निफ्टी 89 अंक चढ़कर 20,192 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में रही। पीएससी, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों पर आज दबाव का दिन था। सीमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हुई है और कीमतें भी बेहतर हुई हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आने वाले 6 महीनों में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है। तो सीमेंट सेक्टर में अभी जो न्यूज़ फ्लो जो है थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। एक तो दो तरफ से सीमेंट प्राइस, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट। सो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, डबल डिजिट में है, 10% के ऊपर है। आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों के बाद देखा है कि हमने 2 साल में सीमेंट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है डबल डिजिट में हो रही है।
और उसका कारण हमने देख रहे हैं कि अभी कुछ प्राइस इंक्रीजेज ली है सीमेंट कंपनीज ने। आई मीन लास्ट 1-2 क्वार्टर में मानसून की वजह से नॉर्मली डिप्रेस रहती है, अभी एक्टिविटी पिकअप होगी। और स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, आई मीन इलेक्शन के पहले हमें उसमें काफ़ी तेज़ी दिखती है एग्जीक्यूशन में, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण सीमेंट का जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगले 6 महीने के लिए, और कंपनीज के नतीजे भी ठीक होंगे। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है। अब 21,000 के लिए क्या हो स्ट्रेटेजी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जो कि मार्केट पर करेगा फोकस और आपको बताएगा कैसे रखें, कैसे बनाएं अपने निवेश की स्ट्रेटेजी। 20,000 पार बाजार है दमदार। इस रविवार प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत कारपेंटर, सोनार, लोहार जैसे कामगारों को कुल 13,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज मिलेगा। पूरी खबर जानने के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को किया था। अब ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है, इससे किस तरीके से लोगों को फायदा होगा? देखिए, इससे लोगों को 2 तरह से फायदा होगा। एक तो ये वो लोग हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर हैं नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से। ये लोग वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं बैंकिंग सुविधाओं या फिर सरकारी मदद से। इसलिए सरकार ने ऐसे खास लोगों की पहचान की है, जिसमें 8 अलग अलग तरह के लोगों की पहचान की गई है, जिसमें सुनार, लोहार, बढ़ी, दर्जी जैसे लोग हैं, छोटे मोटे खिलौने बनाने वाले लोग हैं, और इन 8 कैटेगरी के लोगों की पहचान की गई है। इनको सरकारी मदद मिलेगी। अब सवाल उठता है कैसे सरकारी मदद मिलेगी, तो इसके लिए बताऊं कि एक खास पोर्टल बनाया जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के साथ ही विश्वकर्मा पोर्टल ये शुरू हो जाएगा। उस पोर्टल पे जाके अपने आप को इन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए अपना आधार कार्ड रखना पड़ेगा, कोई पहचान पत्र रखना पड़ेगा, या खुद रजिस्टर्ड नहीं कर पाते हैं तो कॉमन सिविल सेंटर जो होता है वहां पे जाकर के वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसमें उनको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी। एक बार रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद सरकार उनको वित्तीय मदद देगी, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके क्षेत्र की नई नई तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको लेकर के। और जब एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी तब इनको हर किसी को 15,000 रुपए तक का एक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, नई तकनीक के हिसाब से नई मशीन खरीदने को लेकर के। मशीन उनको मिल जाएगी तो फिर अपने कारोबार को एक अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए सरकार उनको कर्ज देगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए, यानी कुल 2 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाएंगे। और ये कर्ज जो है काफी सस्ते ब्याज पर दी जाएगी, सिर्फ 5% के ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा और इसके लिए कोई उनसे गारंटी नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनको किस तरह से मदद की जाए, उनके कैसे जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनके कारोबार में कैसे नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाए और उनके कारोबार को कैसे फैलाया जाए। तो इस योजना का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। अब बात कर लेते हैं निपा वायरस की। केरल में निपा वायरस के अब तक कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। काजीकोड में 39 साल के एक व्यक्ति की इसमें पुष्टि हुई है। अब तक 2 लोगों की इससे मौत भी हुई है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में सामने आया है कि वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए तैयारियां मजबूत कर ली हैं। कई स्कूल और कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने मस्जिदों में भीड़ कम करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके चलते मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया गया है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सख्ती बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने केरल के सीमावर्ती जिलों में जाने से बचने का सर्कुलर जारी किया है। लेकिन अभी देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर शहर में डेंगू का भी हाहाकार है। क्या है इसकी वजह और कैसे रखें सावधानी, और हो जाने पर क्या है उपाय, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं जब प्लेटलेट्स गिरते हैं और बात जान तक चली जाती है। तो जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। शहर शहर डेंगू का कहर। वेलकम बैक। मर्सिडीज बेंज ने आज भारत में EQE 500 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर दी है। यह कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है जो भारत में लॉन्च की गई है। इससे पहले EQB और EQS भी लॉन्च की जा चुकी है। EQE 500 की कीमत है 1,39,00,000 रुपए। इसकी सबसे खास बात है कि ये SUV होने के बाद भी फुल चार्ज में 550 किलोमीटर तक का सफर तय करती है और इसकी टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर प्रति घंटा। EQE 500 में 90.5 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है जो 402 bhp का पावर जनरेट करता है। इसमें 56 इंच का डैशबोर्ड है जिसमें कई हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। और क्या कुछ खास है इस कार में, बता रहे हमारे संवाददाता कुमार संजय।
मर्सिडीज की तीसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी, जी हाँ, EQE 500 SUV जो आपके सामने है, कीमत है 1,39,00,000 रुपया। और इसकी कुछ खास बातें हैं कि फुल चार्ज करने में ये EQE जो 500 SUV है 550 मिनट सफर तय करती है। और इसके पीछे वजह है कि इसके अंदर 90.5 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है। और इसका जो मोटर है उसका जो पावर है वो है 402 bhp, टॉर्क 858 न्यूटन मीटर। सामने से देखें ये गाड़ी काफी खूबसूरती लगती है और कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, इतनी खूबसूरती साइंस से डिजाइन किया गया। और इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया, इसी वजह से इसमें 9 एयरबैग मिलते हैं। आप साइड से देखें तो जो इसका व्हील का साइज है वो 20 इंच का दिया गया और ये 4मैटिक सस्पेंशन के सहारे काम करता है। जो डोर पैनल है आपका फ्लश डोर हैंडल दिया गया, तो खोलने के बाद जो इसका कॉकपिट है काफी खूबसूरती के साथ इसे डिजाइन किया गया और इसके अंदर मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स दिए गए हैं। और जो इसका डैशबोर्ड में जो स्क्रीन लगा हुआ है उसका साइज है 56 इंच। जी हाँ, आपका जो इसमें 3 स्क्रीन दिया गया है, एक ड्राइवर डिस्प्ले, दूसरा सेंटर कंसोल पैनल और तीसरा पैसेंजर के लिए। और जो इसका सीट है वो मसाज सीट है और इसमें 5 लोग आसानी से बैठकर सफर कर सकते हैं। और जो इसका पीछे का हिस्सा है वो काफी खूबसूरती के साथ एक SUV की तरह डिजाइन किया गया और यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट है। और जो इसका LED टेल लैंप है वो यहाँ से लेकर के इस साइड तक दोनों को मर्ज करता है। ये 4मैटिक है, इसी वजह से यहाँ पर 4मैटिक का बैजिंग दिया गया है। डोर को ओपन करना है, मैंने प्रेस किया और ये खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको 520 लीटर का, जी हाँ, बूट स्पेस बनता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करके आप ढेर सारा स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको जो चार्जिंग के सॉकेट से आप यहाँ पर रख सकते हैं। डोर को बंद करना है, यहाँ पर प्रेस कीजिए और ये आपका पीछे का डोर बंद हो जाता है। इसका सीधा मुकाबला जो ऑडी की e-tron है उससे है। अगला सप्ताह गणपति उत्सव के नाम होगा। वीकेंड पर लोग गणनायक की मूर्तियां घर ले जाना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार कैसा है मूर्ति का कारोबार और क्या उस पर चढ़ा है कोई महंगाई का रंग, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी अहमदाबाद में बाजार में निकले और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके में पिछले 200 साल से गणपति की मूर्तियां बन रही हैं। यहाँ के कारीगरों की माने तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बार मूर्तियां 30% तक महंगी है। वजह है रॉ मटेरियल की कीमतों में इजाफा। ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस, नारियल की भूसी, लकड़ी और कलर जैसे रॉ मटेरियल से बनती हैं। इन सब के दाम इस बार चढ़े हुए हैं। ये साल मटेरियल का भाव जरा ज्यादा है, मजदूरी भी उसमें लगती है, इसके हिसाब से 30-35% ज्यादा है। हाँ, लोग खरीदता है। वो कोरोना का हिसाब से 2-3 साल हमारा डिफनेस गया, अभी थोड़ा उत्सव है ग्राहक में और खरीद रहा है। कलर बलर भी अच्छा मार रहे हैं सब लोग और खरीदी में थोड़ा उत्सव है। गुजरात में इस बार 3 से 5 लाख गणपति मूर्तियों की बिक्री का अनुमान है, क्योंकि महंगी होने के बावजूद भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हाँ, महंगी तो लग रही है। इस बार क्या गणपति जी आ रहा है तो हमारी सोसाइटी में पिछली बार 5 फुट की मूर्ति लाने का किया था प्लानिंग, तो अभी सोच रहे कि थोड़ी बड़ी मूर्ति लाए और बड़ा उत्सव करें। तो इस बार भी यही है। और अब मूर्ति का तो पिछले साल से ज्यादा चल रहा है भाव, तो लेके तो जाइए और उत्सव भी करेंगे धामधूम से। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां भी बनती हैं, लेकिन उनको बनाने में ज्यादा वक्त लगता है और मिट्टी की मूर्ति पीओपी की तुलना में 2 से 3 गुना महंगी पड़ती है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की मांग ज्यादा रहती है। श्रद्धा और आस्था के आगे महंगाई हमेशा परास्त ही हुई है। इस बार भले ही मूर्ति के दाम ज्यादा हो, लेकिन लोग गणपति उत्सव धामधूम से मनाने वाले हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए बढ़िया कार्यक्रम और ताज़ा खबरें, इन दोनों का सिलसिला जारी रहता है, हमेशा कभी रुकता नहीं। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।